हेलो दोस्तों, तुर्की का इलेक्शन इस बार काफी ज्यादा चर्चा में था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि लगातार 2 बार के प्रेसिडेंट रेजेप तैयप एर्दोगान इस बार हार जाएंगे। लेकिन कल रिजल्ट आया और एर्दोगान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अपने अपोजिशन लीडर को हैरान कर दिया। एर्दोगान यूं तो केवल 10 करोड़ की आबादी वाले तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, वहीं पर रूल कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी तुर्की तक सीमित नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर लगभग हर जगह इनके चाहने वाले मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो न ही तुर्की के नागरिक हैं, न ही एर्दोगान के लिए वोट कर सकते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज लोगों को इतना ज्यादा पसंद थी कि तुर्की के इलेक्शन पर पल पल ये लोग भी नजर बनाए हुए थे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीजें जो एर्दोगान को तुर्की से लेकर बाहरी देशों तक इतना पॉपुलर बनाती है और आखिर क्यों वो इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि लगातार तीसरी बार इलेक्शन जीत गए। दोस्तों, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान लगभग 20 साल से पावर में हैं। हालांकि इन्हें हटाने की लाख कोशिशें की गई हैं, चाहे बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो, करप्शन के इल्जाम हो या फिर मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट की कोशिश, लेकिन इन्होंने तुर्की की 50% से ज्यादा आबादी को अपना इतना बड़ा सपोर्टर बना लिया था कि जब एर्दोगान को 2016 में मिलिट्री के हजारों जवानों ने घेर लिया था और उन्हें ये लोग अरेस्ट करके तख्ता पलट करने ही वाले थे, तब एर्दोगान अपने सोशल मीडिया पर लाइव आए और अपने सपोर्टर्स से मदद मांगी। फिर तुर्की की जनता सड़कों पर आ गई और एर्दोगान को बचाने के लिए लगभग 500 आम नागरिकों ने अपनी जान दे दी। इतना ज्यादा सपोर्ट एर्दोगान को अपनी जनता का हासिल है। इस्लामिक वैल्यूज। दोस्तों, एर्दोगान की पॉपुलैरिटी की दूसरी बड़ी वजह है तुर्की में इस्लामिक वैल्यूज को बढ़ावा देना। ऐतिहासिक रूप से तुर्की एक इस्लामिक सल्तनत ऑटोमन एम्पायर का गढ़ था, लेकिन पिछली लगभग 1 सदी से वहां पर ऐसा सेकुलरिज्म लागू कर दिया गया जिससे तुर्की की वो आबादी मेन स्ट्रीम से खुद को कटा हुआ महसूस करती थी जो अपने आप को ट्रेडिशनल मुस्लिम मानती है। वैसे तो तुर्की की लगभग 99% आबादी मुस्लिम है, लेकिन इनमें से बहुत से लोग सेकुलरिज्म रूप से जिंदगी गुजार रहे थे। वहीं 50% से ज्यादा की आबादी मूल रूप से इस्लाम को फॉलो करती है। ये ऐसे लोग थे जो यहाँ के कुछ सख्त कानूनों की वजह से खुलकर जिंदगी नहीं गुजार पा रहे थे, जैसे कि वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और बहुत से पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब या टोपी पहनने तक की परमिशन नहीं थी। ऐसी जनता एक ऐसे लीडर की तलाश में थी जो उनकी आवाज बन सके और उन्हें सपोर्ट कर सके। फिर उन्हें एर्दोगान के रूप में वो लीडर मिल गया। उन्होंने न सिर्फ इन लोगों का सपोर्ट किया बल्कि हिजाब पर लगा बैन भी हटा दिया। जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, एर्दोगान ने तुर्की में ऐसी पॉलिसीज अप्लाई की कि आज वो जियोपॉलिटिक्स के मेन प्लेयर्स में से एक बन गया है। एर्दोगान से पहले तुर्की का झुकाव केवल वेस्ट की तरफ था और वेस्टर्न कंट्रीज की अपोजिट यानी रशिया, मिडिल ईस्टर्न नेशन या ईरान जैसे देशों से ये ज्यादा करीबी नहीं था। लेकिन एर्दोगान ने अपने देश को नाटो के साथ साथ रशिया के भी करीब किया, ईरान से भी दोस्ती बढ़ाई और मिडिल ईस्ट का लीडर बनने की भी कोशिशें की। इनकी पॉलिसीज ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि एक तरफ वो नाटो का मेंबर है, दूसरी तरफ वो रशिया से S-400 मिसाइल्स की डील कर रहा है। एक तरफ वो फिनलैंड को नाटो ज्वाइन करने पर वोट कर रहा है तो दूसरी तरफ स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने से रोक भी रहा है। तुर्की नाटो का एक बड़ा और इम्पोर्टेंट मेंबर है क्योंकि ये इकलौता नाटो देश है जिसकी नजदीकियां नाटो के दुश्मन देशों से भी हैं। ये एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है और यही वजह है कि नाटो और उनके दुश्मन देशों के बीच बातचीत और सुलह करवाने का भी ये बड़ा जरिया है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैनिक नाटो मेंबर्स में तुर्की के पास ही हैं। कंट्रोलिंग मीडिया। दोस्तों, एर्दोगान के सत्ता में बने रहने की तीसरी बड़ी वजह है उन्होंने मीडिया पर अपनी बड़ी पकड़ बना लिया है, इतना कि अपोजिशन के बारे में मीडिया में ज्यादा दिखाया ही नहीं जाता। तुर्की में कुर्दिश आतंकी संगठन कई बार हमले कर चुका है और वो अपने एक अलग देश की डिमांड करते हैं। एर्दोगान ने अपनी अपोजिशन पार्टी को कुर्दिश आतंकियों का सपोर्टर बता दिया, जिससे अपोजिशन पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मीडिया में इसकी ज्यादा कवरेज उन्हें नहीं मिल पाई। अपोजिशन पार्टी की वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ झुकाव वाली सोच से यहाँ की मुस्लिम सपोर्टिंग जनता डरी हुई भी थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर एर्दोगान हारे कहीं हिजाब फिर से बैन न हो जाए। और भी बहुत से बदलाव जो
एर्दोगान ने किए हैं वो फिर से पहले जैसे ना हो जाएं। हालांकि अपोजिशन लीडर्स ये कह रहे थे कि वो हिजाब बैन नहीं करेंगे, लेकिन एर्दोगान ने देश के संविधान के खिलाफ जो काम किए हैं उन्हें हम सही जरूर करेंगे। यही डर था जो एर्दोगान के सपोर्टर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर एर्दोगान को जिता दिया। अब दोस्तों अगला सवाल उठता है कि एर्दोगान का जीतना तुर्की के लिए अच्छा क्यों है। दोस्तों तुर्की में एर्दोगान का जीतना वहाँ की जनता के लिए काफी ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इलेक्शन से पहले तुर्की दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा था और अपोजिशन के जीतने पर उनका देश बड़े पैमाने पर डिवाइड हो सकता था। अलग अलग देशों के रूप में डिवाइड नहीं बल्कि देश अंदर से डिवाइड हो जाता क्योंकि 50% से ज्यादा जनता की सोच अपोजिशन की सोच से मैच नहीं करती थी। ऐसे में दंगे होने तक के भी चांस थे, पर अब एर्दोगान फिर से जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं वीडियो में बताई गई वजह ही थी जिन्होंने एर्दोगान को तीसरी बार तुर्की का प्रेसिडेंट बना दिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।